हेलो फ्रेंड्स, राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग। मैं राहुल यादव जेजेडी क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके स्वस्थ होने, प्रसन्नचित्त होने, आनंदित होने की मंगल कामना करता हूं। देखिए, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो केवल कंपटीशन के लिए नहीं, बल्कि पढ़ाई आप जो भी कर रहे हैं, इंग्लिश जैसे भी पढ़ रहे हैं, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। इसलिए ध्यान से पढ़ें और आपने सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके जो प्यार हमें दिया है उसके लिए आपको बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक का नाम है टेंस। टेंस बड़ी टेंशन देने वाला टॉपिक है ये टेंस इंग्लिश का, लेकिन है बड़ा इजी। अगर आप समझें, बड़ा इजी है। टेंस को हिंदी में कहते हैं हम काल। अब ये समय है। देखिए, तुलनात्मक अध्ययन करें। यहाँ अंग्रेजी और हिंदी का दोनों में समान बातें हैं। जो आप हिंदी में कहें उसे आप ट्रांसलेट कर दें इंग्लिश में कहें, इंग्लिश वाले को हिंदी में कहें, एक ही बात है। संस्कृत में बात कुछ अलग हो जाती है। तो आप देखिए, टेंस हमारे इंग्लिश में टेंस जो है वो 3 होते हैं। 3 टेंस हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा और अंतिम है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। अब देखिए, प्रेजेंट जो है इसको आप हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यकाल, भविष्यकाल। जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है, जाना नहीं है, उनके लिए ये खास बात। होते क्या है, कई लोग समझ नहीं पाते हैं, फिर भी पढ़ते हुए भी नहीं समझ पाते, उनको मैं बता दूं। वर्तमान काल, ये इसका मतलब हुआ अब जो समय चल रहा है, समय जो जारी है वो क्या है, वर्तमान काल। इस भूत का मतलब होता है समय जो बीत गया, बीता हुआ समय जो है उसे कहेंगे भूतकाल। और अब समय जो आगे आने वाला है उसे कहेंगे आप भविष्यकाल। तो सही सही बात करें, अगर थोड़े ऊंचे लेवल पर, हम उच्च स्तर पर बात करें, तो वास्तव में टेंस 2 ही है, प्रेजेंट और पास्ट। समय की दृष्टि से देखें, अपने काम की दृष्टि से देखें, अनुमान की दृष्टि से देखें तो वो होता है भविष्यकाल। समय की दृष्टि से देखें तो भूतकाल और वर्तमान काल। अब देखो, जैसे मैं आपको बताऊं, इसका कोई उदाहरण बताता हूं मैं आपको। जैसे लड़का पढ़ता है, लड़की जाती है, मैं अपना काम कर रहा हूं और कुछ समय पहले एक दुर्घटना हुई थी। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री दिल्ली आए थे। तो एक समय एक जंगल में एक शेर रहता था, तो हुआ करता था, वो पहले की बातें हैं, भूतकाल। अब देखो, जैसे मैं आपको बताऊं, ये किसी नेता के लिए कहें तो थोड़ा उचित नहीं होगा। यूट्यूब पर कोई आदमी है जैसे आने वाला है, अब वो आएगा, प्लेन से आ रहा है, मान लीजिए प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो क्या वो पहुंच पाएगा? तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि कल फला आदमी, कोई भी आदमी कल दोपहर को यहां पहुंचेगा, हम नहीं कह सकते, क्योंकि पता नहीं रास्ते में क्या हो जाए, उसके साथ दुर्घटना हो जाए, तो वो कैसे पहुंच पाएगा। इसलिए ये काल जो है, वास्तव में काल की दृष्टि से, समय की दृष्टि से देखें तो होता नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना है, अभी हमें पढ़ना है। देखिए, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस होता है भविष्यकाल। अब इंग्लिश में जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो प्रत्येक के 4-4 पार्ट करते हैं, एक के 4 पार्ट। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट या सिंपल, इंडेफिनिट या सिंपल, ये पहला पार्ट है सभी का। दूसरा होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, और इसे ही कहते हैं आप प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव। तीसरा है परफेक्ट और चौथा और अंतिम है
परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 पार्ट हैं। अब इन्हें आप इनमें सब में जोड़ सकते हैं, जैसे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, इनमें सब में पार्ट जुड़ेंगे। इसका मतलब ये हो गया 3 टेंस है और प्रत्येक के पार्ट हैं 4, 3 गुणा 4 बराबर 12। हम टेंस जो पढ़ते हैं उनकी संख्या है 12। टेंस होते हैं 3, उनके पार्ट हैं 1 के 4 4, तो कुल मिलाकर हो गए 12। अब देखिए इनको जोड़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, इसे ही प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल कह दें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे हम इन्हें कहेंगे। ये सामान्य बात थी, सामान्य परिचय था टेंसेस के बारे में। अब देखिए इसके आगे हम पढ़ते हैं, ये इनकी संख्या हुई 12। इंडेफिनिट को सिंपल कहते हैं, कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव कहते हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इंडेफिनिट और सिंपल में अंतर क्या है, इनके बारे में भी जानेंगे। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल को पढ़ लें, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल, ये स्पेल्ड। अब देखिए प्रेजेंट सिंपल जो है, इसमें हम सबसे पहले ये देखें कि भाई इनकी पहचान वास्तव में होते क्या है, कैसे होते हैं, कैसे इनको लिखा जाए। तो हिंदी में हिंदी वाक्यों का जब ट्रांसलेट करते हैं, मैंने कहा ना आपको स्पोकन के लिए भी जरूरी क्लास है, जानने के लिए भी जरूरी क्लास है, पढ़ने के लिए जरूरी है, कंपटीशन के लिए जरूरी है। हर जहां भी आप इंग्लिश का कोई सवाल आता है, इंग्लिश पढ़ने का, पढ़ाने का, लिखने का, तो टेंसेज को जानना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। तो प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे थे हम। प्रेजेंट सिंपल में अब हिंदी का वाक्य कैसा हो और उसको हम कैसे जाने कि ये प्रेजेंट सिंपल है, तो सामान्य सी बात है, पढ़ा होगा आपने, पढ़ते होंगे, पढ़ रहे होंगे। हिंदी वाक्यों के अंत में होता है ता है, ती है, ते हैं आदि। ता है, ती है, ते हैं, ताहूं आदि होते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में। हिंदी का वाक्य होना चाहिए और उसके अंत में होना चाहिए। एक बात बता दो आपको, एक बार किसी बच्चे ने पूछा था किसी टीचर से, मुझसे नहीं, किसी टीचर से, मैं सुन रहा था, तो एक वाक्य उस बच्चे ने बताया कि वह सीता है, वह सीता है। तो बच्चे का प्रश्न था कि इसके अंत में ता है तो ये प्रेजेंट है, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रेजेंट सिंपल को जब हम पढ़ें तो ये जो ता है, ती है, ये हैं, ये वर्ब के अंत में मिलेंगे, आपको वर्ब में मिले हुए होने चाहिए। जैसे वह लिखता है, वह लिखता है, मान लीजिए वह पढ़ती है, वह गाता है, तो देखिए अंत में ये है वर्ब, क्रिया है, ये पढ़ना, पढ़ना, लिखना, गाना, सोना, रहना, हंसना, रोना, ये सारी क्रियाएं हैं। तो ये पढ़ना क्रिया है और इसी में जुड़ा हुआ है ती, और ये है। तो ता है, ती है, ते हैं, ऐसे क्रिया में जुड़े हुए होने चाहिए, तभी वह है प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल देखिए, आगे की बात देखिए, ये इसकी पहचान हुई, इसकी पहचान है, हिंदी वाक्यों के अंत में ऐसा होता है, इसका मतलब हम ऐसा जान जाएंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट सिंपल में है। बाकी अपवाद से भरी पड़ी है अंग्रेजी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेजेंट सिंपल में ये पहचान होगी। इसके बाद में हम जैसे हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़े, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, हेल्प से बना है ये वर्ड, हेल्प से बना है, हेल्प यानी सहायता करना, हेल्पिंग वर्ब, और इसका मतलब हुआ सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। ये लो साहब, ये हेल्पिंग वर्ब और इसका मतलब हो गया सहायक क्रिया। अब हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में कितने हैं? 2, एक डू है और एक है डच, ये 2 इसमें सहायक क्रियाएं होती हैं। डू का प्रयोग जो है वो सिंगुलर नाउन, एक वचन कर्ताओं के साथ किया जाता है। अब एक वचन और बहुवचन को कैसे समझे? देखिए इंग्लिश में ही है, सी है, इट है, कोई भी एक नाम है तो वो एक वचन है।
एक वचन के साथ प्रयोग होगा किसका, डज का। और आई को बहुवचन मानेंगे, आई वी यू दे, और एक से ज्यादा नाम होंगे तो वो है प्लूरल, बहुवचन। प्लूरल के साथ किसका यूज हो जाएगा, डू का, और एक वचन के साथ किसका यूज हो जाएगा, डज का। ध्यान रखना, ये इसकी सहायक क्रियाएं हैं। अब देखिए टेंस, दो टेंस ऐसे हैं जिनके अफर्मेटिव सेंटेंसेज में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। केवल दो ही टेंस है, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। इनमें क्यों नहीं किया जाता है वो हम पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें हम वाक्य पढ़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब देख लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में देखना चाहिए वीडियो को, एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार, जितनी बार मर्जी हो देखें। हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं आपको कितना क्या समझ में आया। समझ में जरूर आएगा अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं, आराम से देखते हैं, तसल्ली से देखते हैं, पढ़ने की दृष्टि से देखते हैं, जरूर समझ में आएगा। इसीलिए तो मैंने कहा ना, उसको थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। अब देखिए सेंटेंस पढ़े हम। सेंटेंस को कहते हैं वाक्य। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। वाक्य को हम पढ़ें तो वाक्य को पढ़ने के लिए देखो, हम टेंस में जब वाक्य पढ़े तो अफर्मेटिव है, जैसे अपने पास अफर्मेटिव, ये है अफर्मेटिव की स्पेलिंग, अफर्मेटिव। इसे कहेंगे आप सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक कह दो, सरल कह दो, साधारण कह दो, एक ही बात है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ें तो इसके लिए हमने एक सूत्र बना लिया है। जैसे इंग्लिश आप जब पढ़ते हैं, चलो एक बात और सीख ली जाए, वर्ब। वर्ब का मतलब होता है, वर्ब यानी क्रिया। जब दो आदमी आमने सामने होते हैं तो क्या वो एक वर्ब से काम चला सकते हैं? एक वर्ब से पूरा वाक्य बना सकते हैं? एक वर्ब से अपनी बात को एक दूसरे को समझा सकते हैं? ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं और आप प्रश्नों के हो सकते हैं जवाब भी दे दें कमेंट में। ऐसा हो सकता है कि वर्ब से दो जने आमने सामने बैठे हों और वो अपनी बात को, एक दूसरे की बात को समझ जाएं। जैसे कोई एक आदमी दूसरे की ओर इशारा करके कहे फ्लाई, फ्लाइज। किसी पक्षी की ओर इशारा करता है और कहता है फ्लाइज, यानी वो पक्षी उड़ता है, वो अब उड़ रहा है। इसका मतलब वो दोनों समझ जाएंगे। अब वास्तव में जब रिटर्न वर्क हो ना, तो इसमें कम से कम दो तत्व चाहिए, एक सब्जेक्ट हो और दूसरा वर्ब। जैसे सी सिंग्स, मैं कहूं सी सिंग्स, अब इसका मतलब हो गया क्या? वह गाती है। रिटर्न वर्क हो, लिखित कार्य हो, तो हम ऐसे ही समझ सकते हैं। सी, चलो सी को सीमा लिख दें, सीमा सिंग्स। अब अपना जो सेंटेंस है ये पूरा अर्थ दे रहा है। अब इंग्लिश जिस पैटर्न पर चलती है, इंग्लिश में और हिंदी में और संस्कृत के पैटर्न में अंतर होता है। सबसे पहले क्या लिखें, उसके बाद में क्या लिखें, उसके बाद में क्या लिखें, ये सब होता है। तो हमारी इंग्लिश जो है उसको हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट और वर्ब के आधार पर। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट ही आएगा अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, फिर इंटेरोगेटिव की बात अलग है, और उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में वर्ब होगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा। अन्य जो भी है वो होगा आदर्श, जिसे आप कहते हैं, वो बाद में आएगा ऑब्जेक्ट के बाद में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। आसानी से आप समझ सकते हैं। अब देखिए अफर्मेटिव, इसको मैं कह रहा था, बता रहा था आपको कि इसे हम कहेंगे सकारात्मक। सकारात्मक बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं आपको, सकारात्मक, साधारण या सरल वाक्य इसे आप कह सकते हैं। हम टेंस में 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के ऐसे सेंटेंस पढ़ते हैं। जैसे सकारात्मक है, इसका मतलब साधारण वाक्य है। नकारात्मक होता है, एक दूसरा पार्ट इसका नकारात्मक है। नकारात्मक का मतलब होगा भाई जिसमें नहीं आए। अब नहीं जिसमें आता है, जिसमें नहीं, न, ऐसे कुछ आ जाए, वो नकारात्मक होता है। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक भी 2 प्रकार से होते हैं। एक तो जो सहायक क्रिया से शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, मतलब हिंदी में क्या से शुरू हो, और एक कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए। प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए, जैसे आप क्या कर रहे हो, आप कहां जा रहे हो, आप क्या खाते हो, आप कब पढ़ते थे, ये प्रश्नवाचक शब्द है। क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां। और एक क्या से शुरू हो जाए, उसका उत्तर जो है ना यस और नो में दिया जाता है, क्या से शुरू होने वाला। जैसे आप कहें क्या आप पढ़ते हैं, क्या आप लिखते हैं, क्या आप जा रहे हैं, क्या वो आपको मिले थे, क्या आप कल जाओगे। इसका मतलब ये है WH वर्ड वाले प्रश्नवाचक का दूसरा प्रकार। तो
वो प्रश्नवाचक हो गया। आप हिंदी के वाक्यों में देखें तो इनकी पहचान कर सकते हैं, शुरू में आपको क्या मिलेगा और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा जो प्रकार है उसमें कहीं भी वाक्य के बीच में कर्ता के बाद कहीं भी आपको कोई ना कोई प्रश्नवाचक शब्द मिल जाएगा। शब्द, अगर प्रश्नवाचक शब्द आपको मिलता है तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला नहीं है, बल्कि आप उसे उसी प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश से शुरू करते हैं। जैसे जैसे आप क्या करते हैं, क्या करते हैं, तो क्या की अंग्रेजी क्या है वो आपको सबसे पहले लिखनी है। कहने का मतलब ये है। तो अफर्मेटिव की बात हमने की, इसके बाद में नेगेटिव को हमने समझा कि जिसमें न या नहीं आए वो नेगेटिव है। इसके बाद में मैंने आपको बताया प्रश्नवाचक। अब देखो प्रश्नवाचक और नकारात्मक ये दोनों भी एक में हो सकते हैं। क्या आप फल नहीं खाते हैं, हो सकता है नहीं खाए कोई। तो क्या आप अपने घर नहीं जाते हैं, हो सकता है कोई कोई नहीं जाए। अच्छा, तो ऐसा ऐसा हो सकता है। ये हंसी मजाक करने के लिए कुछ बातें थी, आप हंस लें थोड़ा पढ़ते पढ़ते। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट यानी विषय नहीं, यहाँ करता है। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ है कर्ता। कर्ता, कर्ता का मतलब मैंने आपको इस वीडियो में बता रखा है। कर्ता होता क्या है, काम को करने वाला नहीं, बल्कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए, जिसके बारे में चर्चा की जाए, जिसके बारे में बात की जाए, वो वाक्य का कर्ता होता है, न कि काम करने वाला। एक वीडियो है मेरा इसमें दिया हुआ, उसमें मैंने समझा रखा है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में हम लिखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है, कर्ता का मतलब वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए वो है। उसके बाद में मेन वर्ब, इसका मतलब ये भी हुआ कि भाई वर्ब भी, यहाँ हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था HV, मतलब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब थी सहायक क्रिया, और ये मेन वर्ब है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। उसके बाद में इसमें हम लगाएंगे एस या ES, किसमें, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और उसके बाद में लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में जो भी शेष है उसको बाद में लिखेंगे, इसके बाद में लिखेंगे, जो भी बच गया उसे बाद में लिखेंगे। अच्छा, अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब मेन वर्ब की फॉर्म के बारे में चर्चा करें। फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब कितनी फॉर्म हो सकती है। देखिए सामान्यतः हम जो पढ़ते हैं वो 3 फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब उन्होंने क्या किया, आजकल नाउअडेज, इन दिनों में उन्होंने ये किया है कि फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म भी बना दी है, लिखने लगे हैं। ये फोर्थ फॉर्म कौन सी हो और फिफ्थ फॉर्म कौन सी हो, चाहे मैं बता दूं, मेरे बताने के बाद भी आप कमेंट कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, उससे आपके ज्ञान का थोड़ा विस्तार होगा, आप लिख सकते हैं, ऐसा आपको अनुमान होगा। फोर्थ फॉर्म में जिस वर्ब में ING लग जाए उसे हम कहेंगे फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म वो होती है जिसमें S या ES लगा हो, वर्ब होगी और उस वर्ब में अगर S या ES लगा है तो उसे आप कहेंगे मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। जैसे सिंग्स है, S लगा हुआ है, जैसे गोज है, ES लगा हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे, फिफ्थ फॉर्म। ये कौन सी है, फोर्थ फॉर्म, ING वाली, COMING। ई गायब हो गया इसमें, कैसे हो गया वो ING के नियम पढ़ाएंगे तब बताएंगे। COMING, तो ING वाली कौन सी हो गई, चौथी फॉर्म। अच्छा, और जैसे मैं कहूं WRITING, राइटिंग, जैसे मैं कहूं GROWING, इसमें भी ING लगा दिया। तो खैर इनको बहुत ज्यादा नहीं, बस आपको केवल इतना जानना है कि भाई ING जिसमें लगता है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, और S या ES जिसमें लगता है वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। देखिए इसके बाद में, देखिए क्या, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब, के बाद में ऑब्जेक्ट। अब हम ट्रांसलेट करना जानते हैं, आज हम ट्रांसलेट करना सीखते हैं। ध्यान से समझिए, इसमें कोई भी वाक्य ले लीजिए आप, जैसे मीना, छोटा सा वाक्य, मीना पुस्तक पढ़ती है। पढ़ तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन हम कहें मीना पुस्तक पढ़ती है, तो सबसे पहले
आप जब अनुवाद करो हिंदी से अंग्रेजी में, आ जाएगा, मैं कह रहा हूं आपको आ जाएगा, याद हो जाएगा, आपको यही याद हो जाएगा। मीना पुस्तक पढ़ती है, तो अंत में देखो, सबसे पहले अंत में जाओ, क्या है, ती है, ये सबसे पहले करना है आपको। आप दिनचर्या के कितने काम करते हैं, तो उसमें क्रम तो होता ही है, सबसे पहले ये करते हैं, उसके बाद में ये करते हैं, लेकिन यहां भी ऐसा ही करना है। पढ़ती है, ती है, मतलब यही हमने पढ़ा था, इसका मतलब हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल है। अच्छा, तो मीना पुस्तक पढ़ती है, ये हमने एक बार जान ली। अब शर्त नंबर 2, इसके लिए कंडीशन होगी। जैसे दूसरी शर्त है, इस वाक्य को देखो, ये वाक्य है कैसा, आपको सकारात्मक दिखाई दे रहा है, या फिर नकारात्मक है, या फिर प्रश्नवाचक है, या फिर कोई और है, जो भी है। तो इसमें आप देखो, ये वाक्य साधारण दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें न तो नहीं का प्रयोग हुआ है, नहीं आया है, नहीं इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है, नहीं है, और न ही शुरू में क्या है, नहीं बीच में कहीं कोई प्रश्नवाचक शब्द है। इसका मतलब ये हो गया साधारण वाक्य, सरल वाक्य, सकारात्मक वाक्य। अब आप इस वाक्य को हल करने के लिए, इसको ट्रांसलेट करने के लिए सीधे अपने जो सूत्र लिखा था हमने, उस पर आ जाइए। अब देखिए, इसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट, तो इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन हो, मैंने बताया था ना पहले ही, सब्जेक्ट कौन हो वाक्य में, जिसके बारे में चर्चा की जाए, वो कौन है वाक्य का सब्जेक्ट, कर्ता। अब देखो, मीना, पुस्तक पढ़ने वाले बहुत होते हैं, पुस्तक बहुत लोग पढ़ते हैं पुस्तक, तो लेकिन यहां पुस्तक कौन पढ़ रहा है, मीना, तो मीना कौन होगी इस वाक्य की, कर्ता। मीना इस वाक्य में कर्ता है, तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। आप लिख दो ना इसको, मीना, ये लिख दो मीना, ये लो, मैंने लिख दिया, ये लो मीना। इसके बाद में वो कहता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाओ। मेन वर्ब मुख्य क्रिया जो वाक्य में होती है, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया जिसको बाहर से लाना पड़ता है, सहायता करती है वाक्य के पूरा होने में, और मेन वर्ब की सहायता करने वाली जो क्रिया होती है वो सहायक क्रिया कहलाती है। ध्यान रखना, वाक्य में कहीं दिखाई नहीं देगी वो, बल्कि उसको हम बाहर से लाएंगे। चलो ठीक है, नेगेटिव में बात करेंगे उसकी, नेगेटिव सेंटेंस में। अब देखो, मीना के बाद में लिखा है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब यहां है पढ़ना, पढ़ती नहीं, मेन वर्ब यहां क्या है, पढ़ना वो बोलते हैं आप रीड, ये रीड हो गया। अब वो कहता है इसमें ये फर्स्ट फॉर्म, इसकी तीनों फॉर्म ऐसी होती हैं, प्रोनाउंसिएशन जो है, उच्चारण जो है वो अलग अलग कर दिया जाता है सेकंड और थर्ड में। रीड है, रेड, ऐसे इसको सेकंड और थर्ड फॉर्म में बोलते हैं, खैर स्पेलिंग वही है। अब वो कहता है इसमें एस या ईएस लगाओ, तो एस लगाएं या ईएस लगाएं, इसके लिए भी नियम होना चाहिए, इसके लिए भी कोई ना कोई बात आपके माइंड में होनी चाहिए। तो देखिए, आप तो छोटी सी बात याद रखो, अगर किसी वर्ब के अंत में आपको एस मिल जाए, डबल एस मिल जाए, एस एच मिल जाए, सी एच मिल जाए, एक्स मिल जाए, ओ मिल जाए, जेड मिल जाए, तो आप ईएस जोड़ सकते हैं, इनमें आप ईएस जोड़ सकते हैं, ये कम होता है, इनमें आप ईएस जोड़ देंगे, बाकी सभी में आप एस जोड़ देंगे, सीधे ही एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड। आप बैठे बैठे अगर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप मेरे साथ साथ बोल सकते हैं, क्योंकि आपको तो याद करना है ना, आपको समझना है, आपको अंग्रेजी को जानना है, तो आप मेरे साथ बोल सकते हैं भाई ईएस कब लगाएं, जब वर्ब के अंत में, वर्ब का अर्थ होता है क्रिया, एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, ओ हो, जेड हो, तो लगाएंगे ईएस, और बाकी सब में लगा देंगे केवल एस। अब देखो, ये है वर्ब के अंत में क्या, डी, तो हमने जो जिनके बारे में जिक्र किया, चर्चा की, उनमें से तो नहीं है तो केवल जोड़ देंगे क्या, एस। ऐसा कब होना चाहिए कि हम एस या ईएस जोड़ें, ऐसा तब होना चाहिए जब कर्ता एक वचन हो। अगर कर्ता बहुवचन हो तो क्या हो, तो केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखें। ध्यान रखना, अगर कर्ता जो है, सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, एक वचन है, तो केवल तभी आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाएंगे, नहीं तो सीधे ही आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे और उसमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक वचन है मीना, अकेली है। अच्छा,
उसके बाद में देखो ऑब्जेक्ट, पढ़ती है क्या, पुस्तक, पढ़ती है क्या, पुस्तक, तो ये हो गया बुक। अब बताओ आपको कहां कोई दिक्कत हुई? भाई हमने क्या किया है, केवल हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में बदलने के लिए सबसे पहले इस सूत्र को देखा है। सबसे पहले तो आप टेंस को देखते हैं, उसके बाद में वाक्य का प्रकार देखते हैं, उसके बाद में सूत्र देखते हैं। तो ये सूत्र को देखा, यहां इसको हल करते समय सबसे पहले इसमें क्या लिखा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वाक्य में कौन है, मीना। उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, पढ़ना। एक वचन है तो एस या एस आएगा, बहुवचन है तो केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। दोबारा से सुन लेना, फिर से सुन लेना, फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो ये एक वचन है इसलिए इसमें लगा दिया एस। एस कब लगाए मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में बच गया क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, पुस्तक। पुस्तक को क्या कहते हैं, बुक। अब इसके बाद में मैं जो बताने वाला हूं वो अगले वीडियो में बताऊंगा। कुछ लोगों की शिकायत है सर लंबे बनाओ, कुछ कहते हैं छोटे बनाओ, तो मैं अगले वीडियो में इसके बाद में क्या हो उसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। इतना सुनने के लिए, इतना समझने के लिए आपका आभार, आपका धन्यवाद। ऐसे ही चलते रहें, अंग्रेजी सीखते रहें, जो भी सीखें। अच्छा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।